एक मत्स्य पुराण, ठीक, इसमें किस वंश का जिक्र किया गया है? सातवाहन। कौन सा वंश? मतलब हर एक पुराण का संबंध किसी ना किसी वंश से होता है। जिस तरह आपसे पूछेगा कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से? कौन सा वंश? गुप्त वंश। अच्छा, वायु पुराण का संबंध? हाँ, ठीक। हवा जो होता है, वायु जो होता है, हर समय वो क्या रहता है? उल्टा बोल दिए आप। हमने शुरू से समझाया कि जीएस पढ़ लेना वो आपके लिए दिमाग का बस एक सूचना है, और याद कर लेना सबसे बड़ा चैलेंज है। याद करोगे तब न नौकरी लगेगा। और आपको लगता है कि टॉपिक सर पढ़ा दिया, मैं याद हो गया, आपका निश्चित तौर पर से इधर उधर हो जाएगा। बहुत हिट क्वेश्चन है ये, आपने गलती कर दिया, खत्म हो गई कहानी आपकी। आपका तो कहानी खत्म है, आपको याद भी और एग्जाम से बाहर भी हैं आप। ठीक, लॉजिकली याद करेंगे ना। हवा क्या नजर आता है? नहीं। तो हवा हर समय क्या रहता है बाबू? गुप्त रहता है। कॉमन सी बात है कि हवा हर समय क्या रहता है? गुप्त। ठीक। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। कौन से वंश से है? अच्छा, चाणक्य का नाम सुने हो? हाँ, चाणक्य के बचपन का नाम? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त। कौटिल्य उसका उपनाम है। कूट बुद्धि के कारण से कौटिल्य कहा गया था। ठीक, जबकि उसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। तो लॉजिकली अगर तुमको बेसिक नॉलेज है कि मौर्य वंश के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तभी चाणक्य मिलते हैं, तभी विष्णुगुप्त मिलते हैं, तब आपका इधर सुधर नहीं होगा। ठीक, पिछले साल उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में दोनों दिया था, मतलब कथन ए और बी बनाकर, और इसे वनडे कॉम्पिटेटिव में तो बहुत बार आता है। ठीक, पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई? पुराणों की रचना, ठीक, हाँ, लोमहर्ष। सोच लीजिए। हाँ, क्या? हाँ, दोनों सही है। लोमहर्ष के पुत्र उग्र शर्वा। ठीक, हाँ, लोमहर्ष के पुत्र उग्र शर्वा। देखिएगा, आप जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, अब 1.5-2 साल बाद समीक्षा कीजिएगा, उसका नंबर ले लीजिएगा, कभी ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ, और 1.5 साल बाद उसको कॉल कीजिएगा 10 लोगों में, और 10 लोगों में देखिएगा कितने लोगों को नौकरी हो गया है। 10 लोगों में चेक कीजिएगा जिसके साथ आप पढ़ रहे होंगे, कितने लोगों को नौकरी हो गया। ठीक, आज लिख लिया। तुहार हो जाए, तू टेंशन मत ले, तुहार हो जाए, ना हुई तो फिर हमारा नाम बदल दे, सही, गारंटी के साथ। ठीक, देखिए, क्योंकि एक ही तुम क्लास रुकना, जब खत्म हो जाएगा तो तुम रुकना, हमसे मिलना, तुम्हारे ही शकल का हम 3 फोटो दिखाएंगे। ठीक, एकदम तुम्हारी लंबाई, हाइट सब। अभी मैं ऑनलाइन हूँ, वो लड़का अगर मेरा देखेगा तो उसका नाम है मुलायम सिंह यादव, जो जीडी में था। ठीक, वो मिर्जापुर का है, तो उसका भी नौकरी सेम पैटर्न पर है। उससे पहले उसका जो सीनियर था वो अंकित था। कभी कभी किसी में जानते हो कुछ होते हैं, इसे बड़ाई नहीं तुम्हारा कर रहे हैं, वो मतलब पैदा ही लेते हैं पढ़ने के लिए। तुम हमसे पढ़ो या किसी से पढ़ो, तुम्हारा नौकरी होगा, ऐसा नहीं कि हम ही से पढ़ोगे तो होगा। अगर आज तुम क्लास छोड़ भी दोगे तब भी होगा, क्योंकि जो तुम्हारा है तुम्हारा सेल्फ की मेहनत है, और जिसका सेल्फ का मेहनत होता है उससे टीचर का कोई जरूरत नहीं, वो खुद भी कर लेता है। टीचर तो गाइड करता है। इतनी क्लासों में कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते, मजा लेते हैं। कल वाला क्लास समझ में आया था? कल क्लास लिए थे तो कल वाला क्लास समझ में आया था? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? हाँ, रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति मिला? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। रेड क्रॉस किस क्षेत्र में काम करता है? मेडिकल के क्षेत्र में। बहुत अच्छा, बताइएगा भारत में रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? इंटरपोल की स्थापना, इंटरपोल की सहायक शाखा भारत में। सीबीआई की स्थापना। इंटरपोल कितने प्रकार का नोटिस जारी करता है? कितने प्रकार का?
8 प्रकार का वो नोटिस जारी करता है। यूएनडीपी एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने बेस हैं और कितने आधार हैं? 3। पहला कौन? फिर भारत का एचडीआई सूचकांक भारत की कौन सी संस्था जारी करती है? नीति आयोग। ठीक, एचडीआई में पहला स्थान किस राज्य का? अंतिम। ठीक, कल का जो क्लास था वो बस अभी पार्ट 1 है, वो अभी पार्ट 1 कंप्लीट किया हूं मैं। 2.5 घंटे लिया आऊंगा क्लास में। ठीक, नहीं 3.5 घंटे फिर सर लिए थे ना। 2.5 घंटे, वो 5 घंटे का क्लास है। ठीक, जिस दिन टाइम मिलेगा। अभी उसमें एससीओ बचा होगा, ब्रिक्स बचा होगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, अरब लीग, सेप्टा, मतलब तमाम टॉपिक हैं उसमें। ठीक है, तो बीच में टाइम मिलेगा तो फिर 2.5 घंटा लेकर उसको कंप्लीट कर देंगे। गौर करना है। तो बाबू देखिए, दोनों लोग बोले ना अभी, एक छोटे ने बोला लोम हर्ष और एक बोली उर्ग सर्वा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं तो हम उसके आस पास रहते हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस नहीं करने के कारण हम भूल जाते हैं। जब हम यहीं पर पूछें कि वायु पुराण, ठीक, यहाँ विष्णु पुराण लिखे तो रिवर्स हो गया, उल्टा ही हो गया ना। ठीक, तो आराम से किसी चीज को लॉजिक याद करेंगे। वायु हर समय क्या रहता है? गुप्त रहता है। ठीक, और विष्णु गुप्त के बारे में हम किस समय पढ़ते हैं? मौर्य वंश के बारे में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा पुराण है? किस वंश का जिक्र है? सातवाहन। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस हैं किसके बारे में? पुराण के बारे में। ठीक, हमने आपको वेद पढ़ा दिया, पुराण पढ़ा दिया, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, हो गया ना सब। अब सुनिएगा ध्यान से। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका, वेदांग भी पढ़ा दिया है ना, दर्शन, चारवाक, पतंजलि, नाम बताओ, योग। पतंजलि का संबंध किससे था? योगा से। आप समझिएगा, एक होता बच्चा वेद और एक होता वेद को कौन व्यक्ति गाता है या कौन व्यक्ति पढ़ता है। ठीक, वेद का सरल भाषा ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ठीक, वेद को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उपवेद। कौन सा वेद? और हर एक उपवेद के रचनाकार, हर एक उपवेद के क्या? रचनाकार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदों का अंतिम रूप उपनिषद। वेदों का अंतिम रूप क्या है बाबू? ठीक, बहुत हिट टॉपिक है, बहुत बार हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, जिस तरह आपसे कोई बोला कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ठीक, ऋग्वेद को, ठीक, जो व्यक्ति पढ़ता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? होत्री। बहुत अच्छा। सामवेद को जो पढ़ता है वो? सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता। यजुर्वेद को पढ़ने वाला? चलिए पहले वेदों का नाम लिख ले रहे हैं। ठीक है, पहले कौन सा वेद लिख ले? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या लिखोगे? जो मनो। सबसे छोटा वेद कौन सा वेद? सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। यजुर्वेद कौन सा वेद बाबू? और सबसे लास्ट में अथर्ववेद कौन लिखा है? ठीक, अथर्ववेद के कितने खंड है? कितना? 20। अथर्ववेद के कितने खंड है? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद को जो पढ़ता है व्यक्ति वो होत्री या होता कहलाता है, यही ना। सामवेद को जो व्यक्ति पढ़ता है वो व्यक्ति उद्गाता कहलाता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति अधर्व्यू कहलाता है। ठीक, अथर्ववेद को पढ़ने वाला व्यक्ति ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ब्रह्मा। ठीक, बहुत हिट टॉपिक है ये। अब इसको सरल भाषा में, इसका सरल भाषा मतलब ऋग्वेद को सरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं? उसका अनुवादित क्या है? उसको ट्रांसलेट करके जब सरल भाषा में लिखा गया तो उसे ऐत्रेय कहा गया। क्या कहा गया? ऐत्रेय। ठीक, वहीं जब सामवेद को, ठीक, जब सरल भाषा में लिखा गया
बता सकते हैं क्या कहा गया? हाँ, कौशिकी, कौशिकी जो है ना, कौशिकी जो है, ये ऋग्वेद का उपनिषद का नाम, ऋग्वेद के उपनिषद का नाम कौशिकी है। ठीक, वही ऋग्वेद के उपवेद का नाम को बताइए। ठीक, कौन सा वेद? धनुर्वेद। आयुर्वेद, कौन सा वेद? यही तो है तो सबका है। आपने बोला धनुर्वेद, धनुर्वेद इसका है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद का नाम शिल्पवेद है, या अर्थवेद या अर्थ शास्त्र भी हम कह सकते हैं। अब यहां पे सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद। कौन सा वेद? गंधर्ववेद। ठीक, बस इधर उधर मत करना, ध्यान सुनना। इधर उधर क्यों हो जाता है, खास करके इन दोनों में? इसमें कंफ्यूज करने वाली कोई बात है? अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब क्या? अगर पैसा है तभी तो कुछ चीज बनाओगे, अगर पैसा है तभी तो कोई चीज बनेगा। ठीक, मतलब शिल्पकार हो या इन दोनों कॉमन, अगर अथर्ववेद लिख दिया और शास्त्र तो गलत होगा ही नहीं। गलती इन दोनों में होता है, उल्टा हो जाता है। बताओ, मंत्रों का उच्चारण किस वेद में है? मंत्रों का उच्चारण, अगर लगातार मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आयु बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? लगातार मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो क्या बढ़ जाती है? किसकी आयु बढ़ जाती है? पति की। किसकी? पति की, अर्थात प्रजापति। मतलब इसके रचनाकार कौन है? प्रजापति। ठीक, इसके रचनाकार कौन है? प्रजापति। तीसरा बार आया है। उत्तर वैदिक काल का पवित्र देवता। अथर्ववेद में प्रजापति के कितनी पुत्री? 2। फिर अभी आया, यही नोटिस करना है कोई नाम हमारे पास से कितनी बार गुजर रहा है। आज मत पढ़ो, लेकिन अगले 4 दिन का आज रिवीजन कर लो। इंपॉर्टेंट वो है, जैसे अभी बच्चे पढ़ें आखिर इधर उधर क्यों हो रहा है, एकदम लॉजिकली लाइफ में रहना है। मंत्र पढ़ते हैं तो आयु बढ़ जाता है, किसका? ठीक, पति का। छोड़िए, उतना याद रहेगा दिमाग में। 4 ऑप्शन देगा, यही चारों रहेगा ना जी। ठीक, अब सुना, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ उसका नाम है पंचविश। क्या नाम है? ठीक, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ उसका नाम है सतपथ। क्या नाम है? सतपथ। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। अब बताओ, जादू टोना जो है वो खुल के करोगे कि गोपनीय तरीके से करोगे? जब जादू टोना करना होगा तो क्या बता के करोगे कि गोपनीय तरीके में छुप के होता है? ठीक, हाँ, कि गोपनीय तरीके से करोगे। ठीक, तो जैसे वो बोलेगा कि इसमें देखो जादू टोना है, और जादू टोना कोई खुल के नहीं करता है, वो कैसे करता है? गोपनीय तरीके से। कैसे करता है? अब सोचो, अथर्ववेद का जो उपवेद उसका नाम है शिल्पवेद। शिल्प मतलब चीजों को क्या करना? बनाना। बताइए, भारत में कौन से भगवान को ठीक मकान का निर्माण करता, महलों का निर्माण करता, बिल्डिंगों का निर्माण करता कहते हैं? ठीक, विश्वकर्मा। बहुत अच्छा। कौन बच्चा? विश्वकर्मा। मतलब शिल्पवेद के जो रचनाकार है उसका नाम क्या है? ठीक, वो तो धोखा है जी। ऋग्वेद में मंत्र का उच्चारण, सामवेद में मुस्कुराते हैं सब याद करके, हमको लगता है मजाक हो रहा है। ठीक, हाँ, उससे कुछ ना मतलब है। ठीक, मतलब इन सब से यही सब इधर क्रॉस क्रॉस होते हैं सब। इसी कारण हर समय ध्यान देना है जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। अब ये बोला धनुर्वेद। कौन सा वेद? इसमें क्या लिखा हुआ है? धनुर मतलब धनुष उनुष, यही ना? ठीक, याद करो, मैं यज्ञ के बारे में बताया था। यज्ञ के बारे में, यज्ञ का उल्लेख किस वेद में? सामने लिखा हुआ है, देखो तो। और यजुर्वेद में एक वेद हम पढ़ाए थे यज्ञ में, वाजपेय।
वाजपेयी में किसकी पूजा होती थी? अस्त्र शस्त्र। तो बताओ धनुर एक प्रकार का अर्थशास्त्र है कि नहीं? ठीक, क्या धनुष उठा लोगे मित्र के लिए कि नहीं? तो बताओ मित्र से कौन से सन्यासी का नाम? बहुत अच्छा, कौन से मित्र? विश्वामित्र। कौन से मित्र है? कम से कम, अब इसको इधर छोड़ दो, ये वाला तो याद हो गया हमको। आयु बढ़ गया किसका? पति का। शिल्पकार कौन है? विश्वकर्मा। बाबू ये सबको याद रहता है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद के ये वेद व्यास, इससे मतलब मत रखना। तुम भी 1 साल तैयारी करोगे तुमको भी याद हो जाएगा। ठीक, और टेढ़ होके घूमते हैं सब, ठीक ना? जैसा एटीट्यूड रहेगा पूरा कि हमको आता है। और पूछ दीजिएगा अशोक के कितने शिलालेख? बताओ कोई। अशोक के अभिलेखों की संख्या। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है आज पूछना बेचारे जो 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे। अभिलेखों की संख्या कितनी है? एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन, एग्जाम भी बता दूंगा मैं। एसएससी जीडी 2025 में पूछा सम्राट अशोक के अभिलेखों की संख्या बताओ। बनेगा ही नहीं बाबू। 14 छोटी शिलालेख है, हम अभिलेख बोले हैं। इतना कच्चा खिलाड़ी हैं, मतलब कि हम बेइज्जत करवाई कि हम ये पूछ के शिलालेखों की संख्या 14 सब रट के आते हैं, स्तंभ लेखों की संख्या 7। हमके सब पता तो क्या याद है। इसी तरह हम नहीं बोलते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो एक तो नहीं बता पाओगे। नहीं बनेगा बाबू, कुछ संभावना ही नहीं है। अभिलेखों की संख्या कितनी? ये बताओ आप। देखा, जब शिलालेखे 14 हो गई और स्तंभ लेखे 7 हो गया तो 14 7 21 तो यही हो गया, ठीक। और जब भी फेंकेगा ही अब 21 से बाहर नहीं जाएगा जी। ठीक, सोचो जीडी का प्रश्न है, चेक करो टेक्स्ट बुक पे। 33 वही बताया जो सर्च मारा हो, ठीक। इसी का जो मैं जीएस से चिढ़ता हूं बच्चों से, बकलोलवा एंड बकलोलिया कंपनी से, ठीक, जो अपने आका और पापा पे विश्वास करते हैं कि पापा ने ये पढ़ाया एग्जाम में आएगा, ठीक, नहीं आएगा। ठीक, जितने तुम्हारे पापा को पता है वो कोई स्तरहीन किताब में भी लिखा हुआ है। जो आका और पापा को नहीं पता वो एग्जामिनर को पता है। सोचो कितना हिट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के अभिलेख, है ना? और वहां नॉर्मल प्रश्न पूछा है जीडी का। जीडी का चेक करना, जीडी का है ना 2025 में प्रमाणित करके बताऊंगा, लाइव हूं। ठीक, अगर कोई भारत के इकलौता एक तो टीचर पढ़ा दे, पढ़ाना छोड़ दूंगा जीएस, एकदम गारंटी के साथ, डंके की चोट पर कहता हूं। ठीक, इसी तरह नहीं कहता हूं कि 10 साल बाद आज भी 5 घंटा पढ़ता हूं, बस इसलिए कि एग्जाम नहीं है बच्चा, वो नहीं समझ में आएगा। जब तक हम 3300 क्लियर नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। वो 3300 तुम्हें क्लियर करना होगा। शिलालेख 2 होता है, एक बड़ा और एक छोटा। ये ऐसे थोड़ा है, 3300 तुम्हें काउंट करना होगा। तब एग्जाम में प्रश्न पूछा था हमारे एग्जाम में, जानते हो क्या? सम्राट अशोक के शिलालेख किस स्थान से नहीं मिले थे? ठीक, और राइट आंसर क्या था पता है? उसका राइट आंसर, सम्राट अशोक का अभिलेख कहां से नहीं मिला था? ठीक, पटना से। अब सोचो सम्राट अशोक की राजधानी कहां है? मतलब कोई भी सोच ही नहीं सकता। मतलब एग्जामिनर मिले तो पैरवा इसे लोटे कि प्रभु सैल्यूट है तुमको। कोई कभी सोच ही नहीं पाएगा कि सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा है। वो तो कभी नहीं सोच पाएगा कोई। वो तो सोचेगा कि सम्राट अशोक जहां रहेगा वहां तो शिलालेख होगा। तब हमको एक कहानी याद आता है, लॉजिकली थोड़ा लाइफ में होते हैं, कि दिया जहां जलता है उसके नीचे अंधेरा रहता है। तो लॉजिकली फिर मैं लाइफ टाइम के लिए याद हो गया कि सम्राट अशोक का, ठीक, अभिलेख पाटलिपुत्रा से नहीं मिला था। ठीक, और सब कोई ई रट के जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था, ब्राह्मणी लिपि में है, 13वां पे कलिंग है, टोटल 14 है। ठीक, सारनाथ से मिला है अशोक स्तंभ। इस बार तो होमगार्ड में हो ही जाएगा। चला उधर से आया, नंबर 40 आ गया। ठीक, और एग्जाम में पूछा कलिंग अभिलेख कहां से मिला? बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक, जागौड़, हम भी इसे पहले फड़फड़ाते थे एकदम, जानते हो नौकरी के लिए मौक मारना। आज से चालू हो जाएगा तुम्हारा ना, सर बताए होंगे आज से क्यों चालू हो जाएगा। और 2 टॉपिक आपको बताया गया होगा। कौन कौन टॉपिक? संविधान सभा और 1857 की
उसको पढ़ लेना, मैं सब ग्रुप में अपना पीडीएफ भेज दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जो यूनिक हैं। कुछ क्वेश्चन सिर्फ आपको याद है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ, सबको पता है। लेकिन मेरठ से कौन पार्टिसिपेट किया था? कदम सिंह। हाँ, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक? बात समझ लोगे नहीं? तो हमें नए प्रश्न देखना। 1857 की क्रांति में इन मेमोरियल पेंटिंग किसने डिजाइन किया था? 1857 की क्रांति में लखनऊ ऑफ रिलीफ पेंटिंग कौन डिजाइन किया था? यह प्रश्नों पे हमका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक? और जो हमें याद है, वीर कुंवर सिंह, ठीक, वो याद है ना? तो दो चीज है, ठीक, जो याद है वो हमारा रिजर्व है। आज दोनों टॉपिक में मैं पहले पूछ लूंगा तुम्हें 10 मिनट, फिर उसके बाद ऑप्शन से क्वेश्चंस करवा दूंगा। पूछा बोल ना खिलाई हम, ठीक? इतने लोग में पूछा बोल में जानते क्या होता है? चार जो चालाक होता है, गौर करना क्यूजुआ में, वही बड़बड़ करते रहेगा, और तुम लोग, ठीक? हाँ, अब अवसर तो 3-4 ठो मिल गया, 2 ठो, 1-2 ठो 4 ठो लड़का, 2 ठो लड़की, वही करत रहे, 4 ठो बैठल रही। देखे थे हम वीडियो लाए थे, सनकुल दिखाइएगा, तो कोई मतलब नहीं। एकदम तगड़ा क्वेश्चन लाएंगे कथन निष्कर्ष का, मजा आ जाएगा बनाकर। हाँ, ऑनलाइन भी रहेगा, लाइव भी रहेगा, ठीक? सर बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चियां दूर से आते हैं तो सेकेंड बार नहीं आ पाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए लाइव कर देंगे। देखो, अब बताओ, धनुष किसके लिए उठा लिए थे? शिल्पकार कौन है? पति की आयु क्या हो गई? पति की आयु धनुष किसके लिए उठाएं? धनुष किसके लिए? पति की आयु। शिल्पकार कौन? कोई दिक्कत? ठीक, वो तो याद ही हो, याद करा दे, ठीक? लास्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंधर्वेद, और इसको लिखा है नारद ने। किसने लिखा है? नारद ने। किसने लिखा है? नारद ने। अगर 3 याद हो गया तो चौथा ऑलरेडी इसे भी कट जाएगा, ठीक? नहीं तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। सामवेद, कौन सा वेद का संबंध किससे है? संगीत से। किससे? तो कोई व्यक्ति संगीत क्या करता है? क्या करता है? अगर कोई जादू टोना कर देता है तो किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मा की। किसकी? ब्रह्मा की। मतलब कि हमको फर्स्ट टाइम में याद हो जाए, जो इससे पहले पढ़े हैं बच्चा उनको तो याद ही है। कुछ ऐसे होंगे जो हम पूरा फ्रेशर होंगे, हम कैसे करें? तो इसे बोलेंगे कि संगीत कोई व्यक्ति क्या करता है? तो बोलते हैं का गईले हुए रे, कतही जहर गईले हुए। जो कोई एकदम खतरनाक गाता होता है ना, अरे यार कोई गाना गाया तो नहीं बोलते हैं क्या जहर गाए हो, ठीक? एकदम आग लगा दिए हो, ठीक? तो जहर को हम क्या बोलते हैं? जहर को क्या बोलते हैं? विष। जहर को क्या बोलते हैं? अब देखो, तो जैसे बोलेगा सामवेद का पंचविष, मतलब कोई व्यक्ति कतही जहर गा रहा था। अब देखना यहां यजुर्वेद का संबंध किससे है? यज्ञ, ठीक? यज्ञ करवाने के बाद व्यक्ति जिंदगी में शपथ लेता है। क्या लेता है? ठीक, जादू टोना खुल के करना है कि गोपनीय तरीके से। और ऐसे भी बोलते हैं कि जादू टोना अगर कोई कर रहा था तो हम देख लिए तो वहां से गो हो गए। क्या हो गए? तो जैसे बोलेगा कि अथर्ववेद का संबंध, ठीक, गोपत से। किसे? ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यजुर का संबंध सामवेद में कतही जहर गा रहा था, पंचवेद। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेद, ठीक, में किसका, इसको गाता है कौन? होता। और ये याद कर लेना हैत्रेय। अब बताओ आयुर्वेद को कौन लिखा? इसको मत देखना, आयुर्वेद को मैं जो बोला हूं, ये आयुर्वेद को पहले अपने मेमोरी को सूचना देना, ठीक, क्यों कैसे है, ठीक? वो तुरंत जवाब देगा तुम्हें। इसलिए मैं जैसे बोलूंगा अभी देखना, जो संविधान पढ़े होगे, केंद्र राज्य में संबंध भाग है कितना, वो अपने आप बात करोगे तुम। कितने में? वो केंद्र शासित प्रदेश संविधान, मेरे बोलने से पहले तुम जवाब दोगे, ठीक? 371 का बी किस राज्य को? मैंने नहीं लिखा है ना। 371 का एच क्या होगा? 371 का जे, क्या तुम लिखे हो इसको? नहीं लिखे हो।
कुछ भी अभी तक नहीं लिखे हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंट इस लेवल पर है कि हम जो बोल दिली, अब तुम कसम बोल दिए हो असम, कोई बोली मणिपुरा तो विश्वास वही बोल देने न रे, हाँ तो हाँ, बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने बोल दिया तो नहीं, ये नहीं मणिपुर अरे ना ना, मेघालय मेघालय पक मरता मेघालय ना, इस बार असम है, ये नहीं। एक बार अगर आ गया जोकर का करी नाटक, कुछ भी रहे कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, ठीक। जिस तरह वो बोल दिया, ठीक। बता आयुर्वेद कौन लिखा? आयु किसकी बढ़ गई? धनुर मित्र, छोड़ उतना ना, हम बोला तू समझ गया, तीसरे का कोई लेना देना ना, ठीक है। इससे बोलता हमारा क्लास तभी समझ में आएगा जब रेगुलर आओगे, ठीक। बीच वाले को हवा नहीं लगेगा, ठीक। धनुर किसके लिए उठा लिए? मित्र के लिए। अब जैसे मैं बोलूंगा कि बताओ शिल्प वेद, दिमाग में यही चलना चाहिए, डिजाइन फिजाइन कौन करता है? विश्वकर्मा, ठीक। और यहां था गंधर्व वेद, क्या? नारद। मतलब याद करने के लिए याद कर सकते हो, गंध आता है नर से, गंध किससे आता है? ठीक, हमने पहले ही बता दिया था, ये सभी की सभी घटनाएं क्या है? काल्पनिक है, ठीक। इसका किसी भी जाति विशेष लिंग धर्म को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक। अब देखो तुरंत बोल दोगे गंधर्व का संबंध किससे है? ठीक, पहले वो लग रहा था कि भागत था, और जैसे वो गंध के दे था, ठीक, नारद, तो तुरंत याद हो जाए गंध दे रहा नारद, खत्म, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो अगर हम बात करें हर एक वेदों का उपनिषद में अभी तक प्रीवियस ईयर बस एक ही पूछा है, ऋग्वेद का, लेकिन मैं सब बता दे रहा हूं। हाँ बोलिए। ऑनलाइन नहीं चल रहा था, पता नहीं, हमको नहीं पता है, बैच नहीं लगा होगा तब। ऑनलाइन पे उतना हम नहीं ध्यान देंगे ना, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर, ठीक है। क्लास लग जाएगा, टेक्निकल टीम करेगी ना, हर जगह दिमाग लगाएंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे ना, ठीक है। दिमाग बाउंस कर रही है, बहुत ना क्लास है मेरा यार, आपको पढ़ाना है, फिर करंट अफेयर है, 2 क्लास मेरा, फिर एप्लीकेशन पे है, 2 चैनल और ज्वाइन किए हैं, फिर आपका भी आज से क्यूज होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, मजाक नहीं करता, मैं आता भी हूं तो देखना मोबाइल मेरे हाथ में रहेगा, क्वेश्चन पूछते आता हूं, देखना मेरे पास टाइम नहीं, अगर बाथरूम में जाएंगे तो फोन लेकर जाएंगे, ठीक। हाँ सही बताता हूँ, वास्तविक कि 10 मिनट में बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, ठीक। एकदम बर्दाश्त, खाई वो कर, खाते भी तो गुड़ करते रहते हैं। अभी मेरे साथ सत्य में आ रहा था, तो हम आगे आगे थे, मेरे साथ रहता है तो पीछे पीछे था, तो बोल रहा है सर अब छोड़ दीजिए ना, ये भी परेशान हो गया होगा। मतलब कि अगर नहाने का भी है तो 5 मिनट तक हम मोबाइल देखते ही रहेंगे, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक फलाना क्वेश्चन चलाना, बस 5 मिनट में जाएंगे, मतलब टाइम बर्बाद हो जाए, तो फिर लाइफ को इतना टाइम नहीं बाबू कि आपको टाइम दे, इस बात का ध्यान देना। केन उपनिषद कौन सा उपनिषद है बच्चा? मत याद करना ये, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं, कथप, ये तीनों प्रीवियस ईयर नहीं है, हाँ लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, आप में नोट्स भेज दिया हूं, मैं सब नोट्स भेजा हूं अभी क्लास से पहले, उसमें लिखा हुआ है सब, ठीक। और सबसे लास्ट है मुंडक, कौन सा उपनिषद है? ठीक, लेकिन अब इस पे ध्यान देना, ये वाला पार्ट आज जो मेन है, इस पे ये जो ये बॉक्स, हाँ ये वाला बहुत हिट है, आयुर, गंधर्व, धनुर, गायत्री मंत्र कौन लिखा? गायत्री मंत्र कौन? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका जो लेसन था, इस लेसन का नाम बहुत ही खास है, वैदिक साहित्य, लिखा होगा, भेज दिया हूं मैं, ठीक। जैसे है ना, मैं मॉर्निंग में लिख के कंप्लीट करके भेजा हूं, देखना, ठीक। क्योंकि अब अपडेट नोट्स हुआ है तो अब लिखना भी है, देखिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो महाजनपद काल है, कौन सा काल है? लेकिन महाजनपद काल को थोड़ा हम रोकेंगे, क्योंकि महाजनपद काल जब स्टार्ट होगा तो वहां से हर्यक वंश से लेकर वर्धन वंश तक कंटिन्यू पढ़ा देंगे, ठीक। हर्यक से कहां तक? वर्धन, क्योंकि भारत का अंतिम हिंदू राजवंश प्राचीन इतिहास में वर्धन वंश है। हर्षवर्धन का नाम सुने होगा ना, हाँ, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश? पुष्यभूति। और प्राचीन काल का सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश। और सोचो कितना गर्व की बात है, इस देश में सबसे पहली बार
महाजनपद का उदय हुआ तो मगध से, और मगध का पहला राजवंश अगर कोई रहा तो बृहद्रथ रहा, लेकिन बृहद्रथ का कोई चर्चा इतिहास नहीं करता है, इतिहास हर्यक से ही चर्चा करता है। ठीक, तो मैं 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, दोनों ध्यान से पढ़ना। ठीक, धार्मिक आंदोलन के पहला लेसन जो कम से कम 10 बार रिवीजन करना पढ़ाने के बाद, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक, इसको 10 बार रिपीट करना। और कभी बच्चा ये मत सोचना कि बौद्ध हम पढ़े हमें याद है, बौद्ध दोनों जगह है, सिलेबस में भी है और स्टैटिक्स में भी है। इसी कारण उसका हमको लग रहा है कम से कम 2 क्लास तो लगेगा ही, 3 घंटा लगेगा आराम से, इतना लंबा टॉपिक है। ध्यान समझना, बात करने के लिए जा रहे हैं किस धर्म के बारे में? बौद्ध। मतलब एंशिएंट इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, यह सब रीढ़ की हड्डी है। यहीं से क्वेश्चन 90% बार आता है। अगर ये टॉपिक क्लियर तो एनसीईआरटी एकदम अच्छा क्लियर, लेकिन इसमें लेवल है, ध्यान दीजिएगा। हम बात करने के लिए जा रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा कितना पूर्व। कहां पर हुआ? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल। कपिलवस्तु लुम्बिनी कहां? आपको कैसे पता चला? खत्म। गौतम बुद्ध के जन्म का उल्लेख कहां पर है? गौतम बुद्ध के जन्म का उल्लेख ठीक रुम्मी देई अभिलेख पर है। कौन से अभिलेख पर है? रुम्मी देई। अपडेट करो चीजों को। गौतम बुद्ध के जन्म का चर्चा रुम्मी देई अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? अब बताओ, रुम्मी देई अभिलेख किस देश में मिला होगा? बहुत अच्छा, कॉमन सा बात है। रुम्मी देई अभिलेख कहां से मिला है? और यह सम्राट अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। सम्राट अशोक का सबसे छोटा अभिलेख का नाम क्या है? रुम्मी देई। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाए तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नेपाल पहुंचे। कहां पहुंचे? नेपाल। जब वो नेपाल पहुंचे तो उससे पहले अपनी एक लड़की को नेपाल भेजे थे। उनकी लड़की का नाम चारुमती था। ठीक, वो महेंद्र संघ मित्रा नहीं, वो नेपाल वाला है, चारुमती। और चारुमती ने नेपाल के राजा देवपाल से शादी कर लिया। ठीक, गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, हो गया प्रेम। सोचिए, गए थे बुद्धम शरणम गच्छामि करने के लिए, हो गए देवपाल के गच्छामि। और राजा देवपाल के से शादी करने के बाद वो संदेश भिजवाई कि पिताजी हमने क्या कर लिया है? शादी। ठीक, और अपने पति के यादों में नेपाल में एक नगर बसा दी, जिस नगर का नाम था देवपत्तनम। क्या नाम था? देवपत्तनम। अब सम्राट अशोक कहां जाएंगे? नेपाल। जब सम्राट अशोक नेपाल जाएंगे तो उस समय के सबसे बड़े राजा थे ये। तो नेपाल की जनता पहुंचती और कहती है, राजन टैक्स कम कर दीजिए। टैक्स क्या कर दीजिए? कम। तो उसी समय सम्राट अशोक राजा देवपाल से बोलते हैं और टैक्स जो है ठीक 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया जाता है। मतलब सम्राट अशोक के द्वारा कहां के टैक्स में कमी की गई थी? जिसका जिक्र किस अभिलेख से मिला? रुम्मी देई अभिलेख। और खास करके मौर्य वंश बिहार का सम्मान है, शौर्य है। अगर मौर्याज एरा के बारे में अगर आप नहीं अच्छे से जानते हैं तो बहुत ही दुख की बात। मतलब रुम्मी देई अभिलेख वो अभिलेख था जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म का तो चर्चा मिला ही, जन्म के साथ साथ यहां पर कृषि टैक्स कम करने का भी वर्णन था। बाबू एक बात मैं आपको बता दूं, 1/6 टैक्स मौर्य काल का भी था, गुप्त काल का भी था, वर्धना काल का भी था। मतलब उस समय ठीक कर जो था वो 1/6 था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौतम बुद्ध का जन्म के दिन पर कौन सा उत्सव मनाते हैं? ठीक, गौतम बुद्ध के जन्म पे जो हम उत्सव मनाते हैं उस उत्सव का नाम है
वेसक, क्या नाम है बाबू? वेसक। ठीक, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर हम कौन सा उत्सव मनाते हैं? वेसक। और आप लोग ने भी बोला बुद्ध पूर्णिमा, तो आपका भी गलत नहीं है। ठीक, मतलब एग्जामिनर आगे निकल गया बाबू, अपडेट करो अपने आप को, अपडेट करो, बहुत करने का जरूरत है। एग्जामिनर का पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक, गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर कौन सा उत्सव मनाते हैं? वेसक। ठीक, गौतम बुद्ध को जन्म बोले या मृत्यु बोले या ज्ञान प्राप्ति बोले, ठीक, सब पूर्णिमा ही है। ठीक, इसी का एग्जामिनर को समझ में आ गया कि सब रट के आएगा। ठीक, तो जन्म उत्सव का नाम क्या है बाबू? वेसक। क्या नाम जन्म उत्सव का? वेसक। ठीक, इनके माता का नाम बताओ। माता का नाम माया। किस वंश की थी? कोलिया वंश। कौन से वंश की? पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम क्या? शुद्धोधन। किस वंश के थे? शाक्य वंश के। कौन से वंश के थे? ठीक, और अब सुनिएगा, जब ये गर्भ में थे, कहां थे ये? गर्भ में। जब ये गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह, ठीक, अब देखिए दोनों देता है, हाथी है। ठीक, और जब जन्म होता है, ठीक, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े राजा हो जाएंगे या बहुत बड़े सन्यासी, ठीक, इसका भविष्यवाणी, ठीक, जिसने किया था उनका नाम था कालदेव। ठीक, और गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ होगा। इसका नामांकन जिसने किया था उसका नाम था आसीत ब्राह्मण। ठीक, हां, आसीत ब्राह्मण ने इनका नामांकन किया था। ठीक, कालदेव, कहीं कहीं इनका कौंडदेव भी देता है। गौर कीजिएगा, जिस तरह आप नाम सुने होंगे गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? लेकिन क्या उस समय गया नाम था? नहीं, उस समय गया का नाम गजब कॉन्फिडेंस है, उर्वेला। उस समय गया का नाम क्या था? उर्वेला। क्वेश्चन पूछा हुआ है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, और ऑप्शन में गया ही नहीं, तो ऑप्शन काटेंगे तब ना। ठीक, देखिएगा, अभी राजगीर में पूछा था गौतम बुद्ध किस पर्वत पर विराजमान थे? सीजीएल में गिद्धकूट पर्वत। हाँ, पर्वत है राजगीर में ना। देखिए, चल ध्यान दो। तो अब कौंडदेव का मानना था ये एक बहुत बड़े सन्यासी हो जाएंगे या एक बहुत बड़े क्या हो जाएंगे? राजा। दोनों में कुछ भी हो जाएंगे। समय बदलता जा रहा था, बहुत तेजी से बीतता भी जा रहा था। जिंदगी में कुछ हो ना हो, ठीक, मित्र का होना जरूरी है। मित्र एक बहुत खतरनाक शब्द है। ठीक, आप सबके भी जिंदगी में मित्र होंगे, ठीक, लेकिन मित्र वो कक्षा 5, 6, 7 वाले होते हैं। और अगर आप कंपटीशन में मित्र खोज रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। ठीक, अभी आपको मित्र नहीं मिल सकते हैं। अब आपको जिंदगी में आज के बाद जो भी मिलेगा वो अच्छा व्यक्ति मिल सकता है या बुरा व्यक्ति मिल सकता है। अली सर कभी हमारे मित्र नहीं हो सकते हैं, ना हम उनके मित्र हो सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार एक दूसरे को हो सकते हैं, लेकिन मित्र नहीं हो सकते। मित्र जो है कक्षा 10 से पहले वाला है, सब इतना खतरनाक कि कहीं भी गरिया दे। तो वो बहुत खतरनाक होते हैं सब। उसके सामने उसने आपके औकात नहीं है कि उसके सामने हैंड फ्री करके आप बात कर लें, इतने खतरनाक टाइप के होते हैं। हमारे भी मित्र हैं मुगलसराय में 2-3 ठो, जब जाएंगे गलिया से जाते रहते तो गड़िया रोक के कार्य मास्टरवा क्या करत हुए, अब होता है पूरा इज्जतवे ले लेते हैं। ठीक, देखिए, मित्र कर्ण का भी नाम सुने होंगे और एक नाम सुने होंगे आप कृष्ण का भी। ठीक, अब सोच सकते होंगे सुदामा भी। ठीक, कृष्ण, जब तक 2 मित्र तो चाहिए लाइफ में। ठीक, अगर आज के लाइफ में देखिए सुदामा बहुत बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन सुदामा ऐसा अगर आपका मित्र होगा ना तो आज के टाइम पे इस कलयुग में कभी भी आप गर्वान्वित महसूस नहीं करेंगे।
ठीक, वास्तविक बता रहे, एक सच होता है जो वास्तविक होता है। जिस दिन आपका मित्र ईसाई हो गया ना, तो आप हल्ला करेंगे वो हमारे साथ पढ़त रहल। क्या देखिए, व्यक्ति जब सफल हो जाता है ना, तो लोग बोलते हैं हमारे साथ पढ़त रहल। ठीक, तो कृष्ण जब तक आपके साथ दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती, और कर्ण आपका हार साथ तब भी आपका साथ ना छोड़े। एक मित्र का बहुत योगदान है, नाम सुने होंगे पृथ्वीराज चौहान, उनके भी मित्र थे। कौन? हाँ, कहा था पृथ्वीराज चौहान के मित्र का नाम चंद्रभद्राई। पृथ्वीराज चौहान के मित्र का नाम क्या था? चंद्रभद्राई। सुने होंगे ना, जब मृत्यु जब तुर्की पहुंच गया, जब गौरी ने तुर्की लेकर चल गया, तो ये इनके पीछे पीछे चंद्रभद्राई तुर्की चल गए। कहानी सुने होंगे, 4 बांस 24 गज, ये भी सब नहीं सुने? मध्यकालीन में आना फिर देखना। तो इनके मित्र का जो नाम था, इनके मित्र का नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? और इनके घोड़े का नाम कंथक। इनके घोड़े का नाम क्या था? इतिहास में घोड़े भी फेमस हुए हैं। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला, नेपोलियन के घोड़े का नाम मेरापी। हाँ, अब तुम लोग बता लो, हम 2 ठो बता दिए तुम्हारे लिए। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम, तुम भी लोगों का दिल रखना है ना जी, ये भी बता लो। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक, इसी तरह कदम कदम बढ़ाते जाएंगे और चीज सीख जाएंगे, कुछ तुम बताना कुछ हम बताएंगे। ठीक, तो सिकंदर के घोड़े का नाम बाबू क्या है? बुकाफेला। ठीक, नेपोलियन के घोड़े का नाम मेरापी। ठीक, नेपोलियन के घोड़े का नाम क्या है? मेरापी। मतलब क्या जमाना आ चुका है, घोड़े के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आदमी फेमस नहीं हो पाया, घोड़े फेमस हो गए। ठीक, अब सुनिए, अरे यार कहाँ गए? ठीक, तो घोड़े का नाम क्या था बाबू उनका? कंथक। ये हर समय चिंतित रहा करते थे। ठीक, तो राजा शुद्धोधन ने काम किया, काम करते नगर सजवा देते हैं। क्या सजवा देते हैं? नगर। और नगर को सजवा दिया गया और राजा भ्रमण पे निकले। ठीक, मतलब गौतम बुद्ध भ्रमण पे निकलेंगे। ऐसे आपको मैं बता दूं, महामाया की मृत्यु परसों पीरा के 8वें ही दिन हो गया था, जन्म के 8वें दिन। अब सुनिएगा ध्यान से। ठीक, अब इस पे एक मत है। ठीक, 8वें दिन, 10वें दिन, 9वें दिन, इसका सबसे अच्छा उचित लिखना होता है, आप लिखेगा परसों पीरा के दौरान। ठीक, परसों पीरा मतलब जन्म हुआ, तो उसके बाद उनको पीरा हुआ, और पीरा को कुछ दिनों तक वो बर्दाश्त की, उसके बाद उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक, तो इनका लालन पालन पोषण इनकी मौसी विमाता। ठीक, मौसी को एक संस्कृत में क्या बोलते हैं? विमाता या सौतेली मां। हाँ, सौतेली मां भी थी। ठीक, सौतेली मां या पहली महिला शिष्या। एक के बार खत्म करो ना, बार बार टेंशन लेने से क्या फायदा। ठीक, पहली महिला जो शिष्या थी वो प्रजापति गौतमी। प्रजापति क्या नाम था? अब ये नगर भ्रमण के लिए निकल रहा है अपने दोस्त के साथ। इनके दोस्त का नाम क्या है? जब नगर भ्रमण के लिए निकले, और घोड़े का नाम क्या है? पूरा नगर सजा दिया गया, पूरा नगर। जब नगर पूरा सजा था, तो उनका निगाह पहली बार, सबसे पहली बार बूढ़ा व्यक्ति पर गया। किस पर गया? तो इन्होंने पूछा कंथक से कि बताओ ये बूढ़ा व्यक्ति कौन? सॉरी, चन्ना से। तो कहा कि दोस्त, एक समय बाद तुम भी ऐसा ही हो जाओगे। सोचो, पहले तो डिस्टर्ब ये खुद हैं, सिद्धार्थ जो हैं वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, और आप ये बोल रहे हो कि एक दिन तुम भी ऐसे हो जाओ और डिस्टर्ब। राजकुमार जवान है अभी, और तुम बोल रहे हो 80 साल के हो जाओगे, और टेंशन में आ गया। कुछ दूर बढ़ने के बाद बीमार व्यक्ति देखा। कौन सा व्यक्ति? तो फिर वो चन्ना से पूछा, मित्र ये कौन है? तो बोलता, जब व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ जाता है तो फिर बीमार होने लगता है,
अब देखिएगा, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो किसी बीमारी में रिकवर करने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक, मतलब अगर बुढ़ापा अगर नजदीक है तो हर समय बीमार होंगे लोग। और देखना, जो 16 से 25 वाली उम्र होती है उसमें तो बुखार में भी लोग क्रिकेट खेल लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो तीसरा जो है, ध्यान समझिएगा, मृत व्यक्ति। कौन से व्यक्ति? तो फिर पूछा ये मृत्यु क्या होता है? तो चन्ना ने समझाया, एक दिन तुमको भी यहां से कट लेना है, मतलब चुम भी जाओगे यहां से। तो कहा मर्दवा चल जाएंगे हम तो। हाँ जाओगे जाओगे तुम भी। डिस्टर्ब हो गया यार, हम आज सुंदर हैं, सुशील हैं, हर चीज, एक समय बाद हम यहां से मर जाएंगे। और डिस्टर्ब हो गया। कुछ दूर बढ़ने के बाद एक सन्यासी देखा। सन्यासी बहुत खुश था, वो मस्त था। तो फिर चन्ना ने पूछा, मित्र ये कौन है? तो बोला ये सन्यासी है दोस्त। ना तो इसे पाने का लोभ, ना इसे खोने का गम है। जिस व्यक्ति को पाने का लोभ और खोने का गम नहीं है, वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। ठीक, अर्थात ये सन्यासी है। तभी से जो चौथा दृश्य था, इनके दिमाग पर प्रभाव डाल दिया कि शिष्यलोक पर खुश कौन है? सन्यासी। नगर भ्रमण करके जब वापस आए तो इनकी चिंता और बढ़ गई। इनकी चिंता देखकर शुद्धोधन चिंतित होने लगे और शुद्धोधन ने फिर इनका विवाह करा दिया। और विवाह किसके साथ करवा दिया? यशोधरा से। किससे? यशोधरा से विवाह होने के पश्चात एक पुत्र की भी उत्पत्ति हो गई। ठीक, इनके पुत्र का नाम क्या था? जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल शादी के बीत जाने के बाद इनकी उम्र लगभग 29 साल की हो चुकी थी। कितने साल के? 29 साल। 29 साल की इनकी उम्र हो चुकी थी। रात्रि को सोए थे और सोए में ही इनके अंदर आत्मा से एक आवाज उठा, सिद्धार्थ तुम उठो, तुम्हारा जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है। और सिद्धार्थ उठ जाते हैं और 29 वर्ष की आयु में वह गिरी क्या करते हैं? ठीक, गिरि त्याग वो घोड़े के साथ करते हैं। किसके साथ? इसी कारण गिरि त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गिरि त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। कौन सी दिशा की तरफ? एग्जाम में प्रश्न पूछा है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या है? दक्षिण। अगर आप देखेंगे नेपाल के दक्षिण में बिहार है। मैप देखेंगे तो नेपाल के दक्षिण में क्या है? बिहार। उसके बाद ये इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। किससे होती है? अलार कलाम। ठीक, बातचीत। अलार कलाम से मुलाकात इनकी ओनम नदी के तट पर होती है। कौन सी नदी के तट पर? ओनम। और इसी ओनम नदी के तट पर ये सांख दर्शन की शिक्षा ले लेते हैं। और सांख दर्शन की शिक्षा लेने के बाद, ठीक, सांख दर्शन मतलब वो जो संसार के सभी मोह और दुख पीड़ा से बाहर हो चुका है व्यक्ति। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलार कलाम को अपना गुरु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गुरु। ठीक, गुरु का नाम क्या हो गया इनका? सन्यास किस नदी के तट पर लिए थे? ओणम। कौन से दर्शन का शिक्षा लिए? और उसके बाद ये सत्य की खोज के लिए निकल गए थे। आखिर सत्य क्या है? ठीक, सत्य की खोज के लिए निकलने दौरान वो राजगीर पहुंचे। कहां पहुंचे बाबू? क्योंकि उधर से आओगे तो राजगीर। ठीक, जब राजगीर पहुंचे तो इनकी मुलाकात रुद्रक पुत्र से हुई, जो कि इनके दूसरे गुरु बने। ठीक, हां, जो कि इनके दूसरे गुरु बने थे। सोचो सीजीएल में कितना टफ प्रश्न आया था कि गौतम बुद्ध किस पर्वत पर विराजमान थे? गिद्धकूट पर्वत। मैं देखता हूं ना कभी कभी बाबू, एकदम दिल से बताता हूं, ठीक, बहुत दिल रो देता है यार। उतना किताब मतलब एनसीईआरटी सब पढ़ लिए तब भी गिद्धकूट पर्वत। इसी कारण बस
बढ़ना है जब तक हम जीत ना जाए अपने आप से। हाँ, हमारा सबसे बड़ा कंपिटिटर हम ही है। जिस दिन ये मान लिए उस जिंदगी में कभी भी तुम असफल नहीं होगा। अपने आप को कंपिटिटर बना। आज बेहतर मैथ लगा रहे हो 30 सेकंड में लगा रहे हो ना, प्रयास करो 20 में लगे, 15 में लगे, 5 में लगे। इतना प्रैक्टिस कर लो कि देखते के साथ आंसरवा लग जाए। ठीक, देखते के साथ आंसर लग जाए, इसका ये है, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। अब सोचो वो व्यक्ति जो राजा था, अब वो सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब इसी दौरान वो उरुवेला पहुंचे। कहां पहुंचे? जिसे वर्तमान समय में हम किस नाम से जानते हैं? उरुवेला जो था वो निरंजना नदी के तट पे था। कौन सी नदी? जिसे आज हम फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद ये निरंजना नदी के तट पे पहुंचे जब, तो इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई थी। किससे हुई थी? 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई, और ये 5 ब्राह्मण भी सत्य की खोज के लिए थे। आखिर सत्य क्या है? इसी निरंजना नदी के तट पे एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? और इसी पीपल के वृक्ष के नीचे ये ध्यान लगा दिए। इनकी ध्यान इतनी लंबी लगी, इतना इनका ध्यान लग गया। गौतम बुद्ध के माथे पर क्या बाल हैं? नहीं है, घोंगे हैं। अब सोच लीजिएगा, उनके माथे पर 108 घोंगे हैं, जो क्लाउड घुमा घुमा होता है, घोंगे हैं। सोचिए कोई इंसान इतना भी विलीन हो सकता है। वास्तविक पढ़ाई वही है, विलीनता, एकाग्र। कभी गौर करना, जब तुम पढ़ाने में घर में विलीन हो जाओगे तो मम्मी या पापा बोलेंगे लेकिन तुम सुनोगे नहीं, और लास्ट में बोलेंगे बहिर हो गए लोग क्या रे। हाँ, सुनाई नहीं देता है। पास ही में बोलेंगे नहीं देता है, वो वहीं पे बैठ के बोलेंगे नहीं सुनाई देगा। कॉन्सेंट्रेशन वहां होता है ना। हमने क्या बोले? सब माइंड गेम है। सब माइंड गेम। हमारे मस्तिष्क का एक भाग है ना, कार्पोरा कावाडी जेमिना। मस्तिष्क का एक पार्ट होता है कार्पोरा कावाडी जेमिना, उसी का काम होता है सुनने का। सबका अपना अपना काम। देखिए देखो, तो ध्यान किस वृक्ष के नीचे लग गया? पीपल। और ये 5 ब्राह्मण जो थे, इनका साथ छोड़कर चले गए। कहां की तरफ? सारनाथ। इसी को खोजने जाएंगे ना जी, इसी को खोजने जाएंगे। हाँ, हम नहीं एक रस्तवा से अभी जाते हैं इसे। अभी भी बहुत सन्यासी मोहनिया से होते हुए जाते हैं पैदल, देखते हो कि नहीं? हाँ, क्यों जाते हैं? अच्छा, कौन मौसम में जाते हैं याद करो तो? हाँ, इसी में बरसात में। क्या है वो? उस देखा सावन बोलबम। हाँ, पिटैबा नकुल। उस त्योहार का नाम है परवन। उसे क्या बोलते हैं हम? मतलब बौद्ध धर्म के लोग जो भी एक साल में पाप करते हैं, उस पाप को धोने के लिए ठीक वो सारनाथ से गया तक की पैदल यात्रा करते हैं, और उस पैदल यात्रा को हम परवन कहते हैं। और यह वर्षा ऋतु के दौरान होता है। ठीक, ये वर्षा ऋतु के दौरान होता है। समझ गिला कहा? ठीक, देखिए सब जीएस है दुनिया में। देखिए अब ये 5 ब्राह्मण साथ छोड़कर इनका क्या हो गए? भाग गए। ठीक, अब यही 5 को जब ज्ञान प्राप्ति होगी तो इन 5 को बताएंगे। वही कहानी, ठुकरा के मेरा प्यार तुम इंतकाम देखेगी। ठीक, इतिहास गवाह है कि बाबू जब तुम असफल रहोगे तो कोई नहीं पहचानता है, और जब तुम संघर्ष के दिन में रहोगे तो कभी ऐसा समय आएगा, तुम भी जान लो, जिंदगी के एक लाइन इसे गार्ड बांध लेना। ठीक, तुम इस कंपटीशन में 4-5 दोस्तों के साथ तैयारी करोगे, वो 4-5 तुम्हारे साथ आएंगे, धीरे धीरे वो सब घटते रहेंगे। ठीक, कुछ समय बाद ऐसा समय आ जाएगा कि तुम अकेले बचोगे, फिर वही तुमको फोन करके बोलेंगे हमार कुछ नाल तो हार का हुई। डीमोटिवेशन बहुत खतरनाक होता है। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है यार? कि लाइफ से, कि आप देखो ना, एक इंसान
6 वर्षों तक, एक दो नहीं, 6 वर्षों तक कठिन तपस्या कर रहा है। ठीक, इतिहास गवाह है कि त्याग बराबर तप और तप बराबर ज्ञान। जिस दिन इसको समझ लिए सफल हो गए। त्याग बराबर तप है। तुम भी तो कर रहे हो ना, अब लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, क्या है? त्याग है। घर को छोड़कर हर एक प्रकार की मोह माया। ठीक, अब घर कहां है, अब वहां से 10-12 किलोमीटर रूम लेकर रह रहे हो। लाइफ में त्यागी है ना हम लोग। लाइफ में सब व्यक्ति को त्याग करना है। ठीक, बिना त्याग इंसान महान नहीं बना है। देख लेना, महावीर स्वामी का 12 सालों का त्याग, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका का त्याग। इतिहास गवाह है कि हर व्यक्ति त्याग करेगा तब वो तपेगा। और जिस दिन तुम तप गए, और तप बराबर ही ज्ञान। बस फॉर्मूला बतला, कल लोग ज्ञान के लिए थे, आज हम नौकरी के लिए थे। तो अब ये सोचो 6 साल लगा दिए, 6 साल। अब 29 है, घर कितने में छोड़े हैं? कितने साल लग गया? कितना साल हो चुका था? 35। 6 साल बाद तुम भी कंपटीशन में मान ही लेते हैं कि अब नहीं होगा। 6 साल तो बहुत लंबा समय होता है, एक बहुत लंबा समय। कभी भी माता रानी की कृपा से किसी बच्चे को 6 साल झेलना ना पड़े, बहुत दुख होता है। पेशेंस लेवल तुम्हारा ना तीसरे साल में टूट जाएगा, दूसरे तीसरे साल में। मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक बाबू, पहला 1.5-2 साल कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा तुम्हें। तुम्हें तो लगेगा कि अभी हम आए ही हैं, और साल भर निकल जाएगा तुम्हारा। कंपटीशन की एक जादू वाली चीज बता रहा हूं मैं। ठीक, 1.5-2 साल तो पता नहीं चलेगा, तुम्हें लगेगा अभी तुम चालू ही किए हैं। लेकिन जिस दिन से कंपटीशन में आना, तुम खतरनाक पढ़ना। 2 ही काम करना है, पढ़ लेना है, छोड़ देना है। 2 ही काम हो। और सोचो 35 साल की उम्र में अब इनको भी लगा कि छोड़ दें। सबको लगता है लाइफ में एक कि छोड़ देना चाहिए। अब इनको भी लगा, उठ गए थे, ये उठ गए थे। फिर उसके बाद ये नदी के तट पर बैठे थे, फाल्गु नदी के तट पर। तो नदी के तट पर जब बैठे थे तो कुछ दिन पहले उन्होंने देखा था कि एक गिलहरी थी, गिलहरी, और उस गिलहरी का बच्चा फाल्गु नदी में डूब गया और वो डूब के मर गया। उसके बाद वो गिलहरी फाल्गु नदी में जाती, अपने आप को पूरा डुबा लेती, और फिर बाहर होकर अपने शरीर को झाड़ती, फिर पानी में जाती, फिर बाहर होकर झाड़ती। वो महीनों से काम कर रही थी। मतलब पानी में गिलहरी का रोटा है ना, तो पनिया फंसेगा तो बाहर हो जाए, और बाहर होकर झटका मारे। मतलब उनका था कि हम नदी को सुखा देंगे। और समय बदल रहा था और बीतता जा रहा था। और सबको पता होगा, जितने लोग क्लासरूम में आप लोग, फाल्गु नदी का जलस्तर बहुत कम होता है, और गर्मी के टाइम पे ऑटोमेटिक वो सूख जाता है। देखते हैं हम, पूरा खड़ सूख जाता है। और वो गिलहरी इतना दिन मेहनत लगातार करते रही कि 2-3 महीने बाद गर्मी आया, वो ऑलरेडी सूख गया। और गिलहरी बहुत प्रसन्न थी कि ये हमारे कारण ही सूख गया। वो एक किताब बौद्ध धर्म की है जिसमें वो पूरी कहानी लिखे हैं, नाम सुने होंगे आप लोग, अभिधम पिटक। बोलते हैं ना सारी कथाएं। तब उसी समय वो मोटिवेट होते हैं कि अगर हम लगातार ईमानदारी से मेहनत कर दे तो हो सके समय भी हमारा साथ दे दे। जो लाइन हम बोलते हैं ना, जब थक जाते हैं तो कहते हैं मेहनत करते रहो, आज ना कल ना परसों समय क्या देगा साथ। लाइफ में बहुत हम डिमोटिवेट रहते हैं, अपने लाइफ को लेकर खास करके बहुत डिमोटिवेट रहते हैं कि ए जिंदगी चाहती है क्या तू। हर समय एक नया अध्याय चालू करते हैं, 2-3 साल बाद वो 0 हो जाता है। फिर अध्याय चालू करेंगे, फिर 2-3 साल बाद 0 हो जाएगा। अब फिर यहां है, अब मेहनत कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। तो कितने साल में ज्ञान की प्राप्ति हो गई? कितने साल में? 35। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि। ध्यान सुनना, ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। और जो गृह त्याग किए थे उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उस घटना को क्या बोलते हैं? अब ये ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां हो गई है? गया में। कहां पर हो बच्चा?
और इनका फिर ध्यान नींद में बदल गया, और इनकी नींद को जिस लड़की ने तोड़ा था उस लड़की का नाम क्या था? सुजाता। क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का तप भंग किसने किया था? सुजाता ने किया। तो ये इसको आप दूसरे वे में मत ले लीजिएगा, ठीक है? तप भंग लड़कियां ही करती हैं, ठीक ठीक है। तो इनका ज्ञान प्राप्ति हो गया था, ठीक। हम क्या बोले कि अब वो कॉमेडियन वाला क्लास नहीं है ना, कि हम बोले जो बात भी नहीं है लॉजिकली, बिना मतलब एक लॉजिक बात में होना चाहिए ना। अब लड़कियों को हंसाने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे? खान मास्टर साहब देखते ही नहीं, ठीक। लड़कियों में खून कम होता है इसलिए लड़कों का खून चूसती हैं, ठीक। अब बतावा मतलब ये मतलब मैं वास्तविक उनका देखिएगा रक्त वाले में लड़कियों में खून की कमी होती है इसलिए लड़कों का खून चूसती है। मतलब चंद लोगों को खुश करने के लिए किसी के आत्मसम्मान का धज्जिया उड़ा दीजिए, ठीक। उसे बायोलॉजिकल कारण बताएंगे ना तो लड़के और लड़कियां मोटिवेट होंगे। आप बोलेंगे खून चूसती हैं तो उसका इंपैक्ट लाइफ में निगेटिव पड़ता है। हमारे घर में भी तो मां बहन है, देखिए। तो उनका तप भंग कौन किए थी? सुजाता। और जब तप टूट गया तो फिर गया से कहां की तरफ निकलेंगे? ये कहां की तरफ? सारनाथ की तरफ। तो पहला उपदेश कहां देंगे बाबू? ये गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? किसको दिया? 5 ब्राह्मण मित्रों को, ठीक। कोई दिक्कत बाबू? अब ये जब पहुंचे तब तक वर्षा मौसम आ गया था। किसका मौसम आ गया था? ठीक। तो पूछेगा गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला वर्षा ऋतु कहां गुजारे थे? कहां पे? कोई दिक्कत नहीं। अब गौतम बुद्ध जब वर्षा का मौसम हो गया तो क्या रहने के लिए कुटिया बनाओगे कि नहीं? हाँ या ना? ठीक। तो कुटिया बनाया तो उसी का नाम पड़ा बौद्ध संघ। कौन सा संघ? ठीक। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का स्थापना कहां किया? कहां पे? सारनाथ में। लेकिन अभी बौद्ध धर्म में बस प्रवेश पुरुष ही कर सकते हैं, हाँ महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती हैं, ठीक। बताएंगे धीरे धीरे, आगे आइए, ठीक। कहने की क्या होता है बाबू, समझना ध्यान से। अपने के सामने इंसान को झुकना ही पड़ता है। और गौतम बुद्ध की जब मौसी प्रजापति गौतमी जब उनसे वैशाली मिलने के लिए आई, वैशाली, तब प्रजापति गौतमी ने कहा हमें भी बौद्ध धर्म अपनाना है। तो उसी को तुम रटते हो। पहली महिला शिष्या प्रजापति गौतमी। और वे क्वेश्चनों को पलटते बस कि कहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, खत्म। कहां पे? वैशाली में। कहां पे? अब एग्जाम में प्रश्न पूछा है बाबू, भिक्षुणी संघ, बौद्ध धर्म में महिलाओं को क्या बोलते हैं? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां हुई? वैशाली में। अब सोचिए एक क्वेश्चन को 4 बार रटवा रहे हैं सब अलग अलग तरीके से। और कुछ दिन पहले मैंने बोला था आम्रपाली कहां मिली थी? तो जिंदगी में थोक विक्रेता बनो। हाँ थोक, मतलब इतना क्वेश्चन है, वैशाली का कहानी खत्म। अब हमको टेंशन मत दे, एक बार 12-15 दे दे पढ़ ली, ठीक। 5 का नाम क्लियर नहीं बाबू, प्रीवियस से रहने, उससे अच्छा ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे, 300-400 क्वेश्चन करवा देंगे इसमें। देखो तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना। तो भिक्षु संघ की स्थापना कहां हुई? भिक्षु, भिक्षु सारनाथ। भिक्षु, भिक्षु है जी, भिक्षु पुरुष वाला। कहां पे? पहला उपदेश, पहला वर्षा ऋतु कहां पे? ठीक। और आपको पता है यही वो सारनाथ है जहां पर धामे का स्तूप, धामे का स्तूप और चौखंडी स्तूप है। धमेक का स्तूप और कौन सा स्तूप? चौखंडी। धमेक और चौखंडी कहां पर है बाबू? सारनाथ। धमेक का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया? सम्राट अशोक। किसके द्वारा? और चौखंडी गुप्त काल में। कौन से काल में? अभी करंट अफेयर में पढ़े होंगे कि सारनाथ कैवा यूनेस्को साइट बना? कैवा। कारण क्या कारण है? धमेक और चौखंडी।
स्तूप यहीं पर 81 ईस्वी में, बातचीत नहीं, यहीं पर 81 ईस्वी में गौतम बुद्ध की पहली बैठी प्रतिमा, राजा का नाम बता पाओगे डेट देखकर? गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा किस राजा ने स्थापित की? कोई बात नहीं बाबू, कनिष्क। किसने? कनिष्क। ठीक। और यहीं पर अगर सारनाथ को गए हो, सारनाथ गए हो? नहीं गए? अभी तो सर लेकर गए। अगर आप गए होंगे तो वहां देखे होंगे गौतम बुद्ध की पत्थर की प्रतिमाएं खड़ी, नहीं देखे? देखे भी नहीं? मतलब तब कहां सारनाथ घूमे? हाँ, जो देखे होंगे तो कितना जबरदस्त है वो। बीच में वो है, वाटर वाला है, कमल का फूल वगैरह लगा रहता है, लोटोल के लोग रील बनाते हैं वहां पे। ठीक, देखिए अरे मैं इतना फाइल में कैसे पता चली यार? इतना फाइल है ना यार, दिक्कत इसी बात का यार। एक दो चीज नहीं है ना, सर्च करके निकाल लेंगे। मैं थोड़ा बता है। अरे एक चीज नहीं है, 18 मैप है। ठीक, 18 ठो है, तो एक ठो चीज है क्या? अरे किसी को शिद्दत चाहो चाहो तो पूरी कायनात मिला देती है। पहले उतना मैप में पहले बार में आ गया, वो बन जाते। तो ही नहीं कहे, किसी को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। ठीक, ये कौन सा स्तूप है? ठीक, ये बाबू जो है ये चौखंडी है। ठीक, कौन सा स्तूप है ये? चौखंडी स्तूप है। ठीक, चौखंडी स्तूप यही है। बताओ क्या चीज का बना है ये? क्या चीज का बना है ये? ईंटा का बना हुआ है, चौखंडी स्तूप है। ठीक, फिर वो यावत सारनाथ में ये कहां है? तो हम हमको लग जाते तब ना घुमाते तब। चलो देखो, मेन टॉपिक पे बात करो। ठीक, स्तूप किसके बारे में बात करेंगे? स्तूप। पहली बार तुम स्तूप पढ़ोगे वास्तविक में। ठीक, अब स्तूप से एक क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन है। स्तूप सिंगल, घर जाना एक के क्वेश्चन को चेक करना, एक के क्वेश्चन को। ठीक, हाँ सब। इस बार दिल्ली पुलिस 2025 का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के अस्थियों को किस स्तूप में रखा गया है? नहीं, बस एक जगह है, वो तो गरीब आदमी भिखमंगवा सब पढ़ाते हैं, 8 स्थानों पर रख दिया गया। अच्छा, मारो चप्पल को दिमागे सही हो जाए। इतना गंदा गंदा पढ़ाए हैं सब ऑनलाइन ऑफ, मतलब वो शरीर का काट काट के 8 जगह रखा दिल रहा, तो कुछ भी चलत है। बस एक जगह है, गूगल करना, गौतम बुद्ध के अस्थियों को बस एक जगह रखा गया है। ठीक, बस एक स्तूप में, रामबर स्तूप, कौशाम्बी, बस सिंगल, कुशीनगर के पास पड़ता है। ठीक, सीरियल। देखिए, चलो देखो। अच्छा बताओ, स्तूप शब्द का वर्णन किस वेद में है? पहले बताओ, स्तूप शब्द का वर्णन किस वेद में? बस 15 मिनट ध्यान से सुन लेना, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना। स्तूपों का निर्माण किससे हुआ है? बताओ, स्तूपों का निर्माण ईंट से। किससे हुआ है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चा कुछ लिखा हुआ है, तोरण। क्या लिखा हुआ है? सांची का स्तूप कहां है? मध्य। सांची का स्तूप में तोरण की संख्या कितनी? तोरण, तोरण का मतलब गेट। एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ जी, 4 गो। हाँ देख, गिंद लगा हो, बहुत खोपड़ेबाज हैं सब। गिनती 1 2 3, एक पीछे 4। सोचो एग्जाम का क्वेश्चन है, या मैं यही हूं, गूगल करो टेक्स्ट बुक पे। अरे जो नीलक्की लुसेंट पियक्की घटना चक्र जो पढ़ते हो और क्यूज क्यूज खेलते हो, आज के टाइम पे क्वेश्चन में ना बनी, नहीं बने। चेक करो, मैं यही हूं, गूगल करो
कि सांची के स्तूप में तोरण की संख्या कितनी? 4। दिमागवा फटा का फटा रहे, मतलब ये क्वेश्चन है। और हम सब पढ़ के कुछ सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, खुश है। तोरण 1 2 3 4, तोरण का मतलब गेट, एग्जाम का क्वेश्चन है। तोरण है, राइट आंसर है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार को क्या बोलते हैं? तोरण। ठीक, तोरण की संख्या कितनी? बाबू देखो ये क्या लिखा हुआ बच्चों? वेदिका। क्या लिखा हुआ है? वेदिका। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, वेदिका को देखकर बताओ क्या है ये? बहुत अच्छा, गुड। क्या है ये? बाउंड्री गेट। बस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, कि स्तूपों में पत्थर एवं ईंट की घेरानुमा संरचना को क्या कहते हैं? बाउंड्री। मारेंगे तुरंत सही हो जाओगे। क्या कहते हैं बाबू? वेदिका। गेट को क्या बोलते हैं? तोरण। बाउंड्री को? तो वो क्या है? तो आज से हम लोग वेदिका बोला जाएगा। ठीक। हाँ, अली सर क्लासेज में कितने तोरण है? अगर तिरपाल उठा दो तो ठीक है, पिछोवा तोरण। एक देखो, हाँ, एक यहां भी तो खतरनाक तोरण बना हुआ है। मतलब सोचो कितना लॉजिक लाइफ में यार। जब तुम द्रविड़ शैली पढ़ो, द्रविड़ शैली में गेट को गोपुरम कहते हैं, और यही रहता रीजनिंगवा में। रीजनिंग में गौर करना, जीएस भी रहेगा 2-3 ठो। फीमेल छाटने के लिए फलनवा को तो चिलनवा को क्या नाम है टॉपिक का जी? कौन टॉपिक बोलते हैं उसको? नहीं देता है एनालॉगी। चलो देखो, लोग इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है? अपने से प्रयास करो, हमसे नहीं, अपने से। क्या लिखा हुआ ये? अब बताओ, मेधी नहीं लग रहा है कि ये गैप है यहां पर? ठीक, अब यहीं पर सब घूमते हैं। बहुत स्तूपों में देखोगे तो गोल गोल घूमोगे, सब ऐसे ऐसे चलाएंगे। वो चकड़िया वाला रहेगा, उसको तो सारनाथ में घुमाए थे कि नहीं जाकर? ठीक, इस तरह घुमाते हैं सब। और वहां सारनाथ में 5 ब्राह्मण मिले थे कि नहीं? हाँ, 5 मूर्ति बना हुआ है उन 5 का। हाँ, और ऐसे ऐसे गोल का घुमाओगे। हाँ, बोध गया में भी। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेधी क्या है? परिक्रमण पथ। कौन सा पथ? हाँ, वही जिस तरह मंदिरवा में घूमते हम लोग, चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या है बच्चा? मेधी। ठीक, क्या बोलोगे? मेधी। और ये क्या बच्चा? ठीक, अंड है ये। ठीक, अंड। अब वो तो लास्ट में इंग्लिश में लगा देते हैं ना सब। ठीक है, तो अब जो अंड है, ये वो स्थान है जो गैप होता है। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। हर्मिका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, पवित्र स्थान। आज समझिएगा, जिस तरह मैं ही बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया और बौद्ध धर्म सन्यासी बन गया, और हमारी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद हमारा इस तरह ये आपका काला सूता हो गया या फेवरेट मार्कर हो गया। बौद्ध धर्म संबंधी जो सन्यासी होता है, उसके कुछ पार्ट्स, मतलब कपड़े भी हो सकते हैं, उनसे संबंधित कोई वस्तु भी हो सकता है, उसको जहां रखते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? हर्मिका। मतलब यहां पर बौद्ध धर्म के पवित्र वस्तुओं को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं बाबू? हर्मिका। ठीक, ध्यान देना बाबू, बोर्ड पे ये लिखा हुआ है छतरी। क्या बच्चा? अब देखो कितना छतरी है, गिनो तो, अच्छा से गिनो, अच्छा से। 3 गो देखो ना, देखो देखो देखो, 1 5 का मार्ग, 2 3 मुरल है, गोल है ना जी, गोल। 1 2 3, कितने छतरियां हैं? एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। स्तूपों में छत्रक या छतरी की संख्या कितनी है? 3। और ये 3 किसका सिंबल है? बुद्धम शरणम गच्छामि, सुने होंगे, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक, 3 है। बुद्ध धम्म संघ है ना, कितने रत्न उसमें? 3, बुद्ध धम्म और संघ।
तो छत्रक जो है उसकी संख्या कितनी है? अब देखो छत्रक किसी पिलर में टिका हुआ है, छत्रक को एक पिलर में टिकाया गया है, इसको बोलते हैं यष्टि। क्या बोलते हैं बाबू इसको? यष्टि। ठीक, मतलब ये पिलर्स हैं और इस पिलर्स पे 3 ठो छत्रक लगे हुए हैं। सब आपका प्रीवियस ईयर बाबू एक से एक क्वेश्चन है। ठीक, आपका जो नोट्स भेजेंगे उसमें इसका डिफिनेशन नहीं लिखा होगा, बस इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप। चलिए हेडिंग बनाइए स्तूप। अरे इसको लिख लो, बोले 10 रुपये वाला कॉपी लेने के लिए ना। ठीक, नहीं हम नहीं लिखेंगे ये सब सब्जेक्टिव वाला, लिख के थक जाते हैं हम भी। हम सोचते हैं लिखे से अच्छा याद कर ले, लिखे हम ज्यादा टाइम लगे, याद करें में कम। चलिए हेडिंग बना बहुत स्तूप की विशेष शब्दावली। हेडिंग का नाम है एक फुल पेज लो, एक फुल पेज, पूरा एक पेज, और उसमें हेडिंग बनाना है बौद्ध स्तूप के शब्दावली, बौद्ध स्तूप के शब्दावली, बौद्ध स्तूप के शब्दावली, बौद्ध स्तूप के शब्दावली। समझ आ गया ना बाबू? कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। चलिए पहला लिखो तोरण, तोरण। अब लिखना डिफिनेशन। तोरण मुख्य द्वार होता है, संख्या ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो। तोरण की संख्या कितनी? जानते हो मौक मार रहा था मैं सुबह, एक क्वेश्चन पूछा, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख किस पत्थर से बनवाया था? सुबह सुबह मौक मार रहा था, अब बताओ। हाँ ठीक, नहीं ये सांची वाला है, मेन सांची का है। ठीक है, तो पूछेगा सांची का स्तूप में। हो गया बाबू? हो गया ना? ब्रैकेट में सांची कर देना। हो गया ना तोरण? अगला लिखो वेदिका, वेदिका, वेदिका लिखेगा। ये पत्थर के और ईंटों के, या पत्थर के और ईंटों के बाउंड्री या घेरा बने होते हैं, बाउंड्री या घेरा, बाउंड्री या घेरा बने होते हैं। घर जाना बाबू और टेक्स्ट बुक पे चेक करना इसको, एक एक क्वेश्चन। घर जाना और चेक करना कि वेदिका किसे कहते हैं, तोरण किसे कहते हैं। हो गया ना? अगला मेधी, मेधी, मेधी यह परिक्रमण पथ होता है। मेधी ये परिक्रमण पथ होता है, परिक्रमण पथ, परिक्रमण चक्कर लगावे वाला जी, परिक्रमण पथ होता है। हो गया बाबू? अगला लिखो अंड, अंड, इसकी अंड, इसकी संरचना, इसकी संरचना, अंड इसकी संरचना अर्धचंद्राकार होती है, इसकी संरचना अर्धचंद्राकार, इसकी संरचना अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। बाबू एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्तूप के संरचना के समान भारत में क्या बना है? मतलब जैसे ये अर्धचंद्राकार है, वैसे भारत में क्या बना है? ठीक, गोल घर। ठीक, और बिरला तारामंडल का नाम सुने होंगे, बिरला तारामंडल भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है, वो बना हुआ है। और एक महल का नाम सुने होंगे, जोधाबाई महल। एग्जाम का सीधा प्रश्न पूछा है कि जोधाबाई महल की संरचना किस पर आधारित है? राइट आंसर क्या वहां पता है? स्तूप। एग्जाम्पल लिखो, स्तूप की संरचना पर भारत में क्या क्या आधारित है? स्तूप की संरचना पर क्या क्या आधारित है? जोधाबाई महल, जोधाबाई महल,
जोधाबाई महल, बिरला तारामंडल, बिरला तारामंडल कलकत्ता में है, बिरला तारामंडल, बिरला तारामंडल, बिरला तारामंडल हो गया। कलकत्ता में बिरला तारामंडल भारत का सबसे बड़ा है तारामंडल में। हो गया, आगे बढ़ो। हर्मिका, बोर्ड पे लिखा है देखो ना, हर्मिका, हर HARMIKA, हर्मिका। इसमें पवित्र वस्तुओं को रखा जाता है, इसमें पवित्र वस्तुओं को रखा जाता है। टाइम ढेर हो गया है जी। इसमें पवित्र वस्तुओं को रखा जाता है। हो गया बाबू। अगला लिखो, यष्टि, य आधा स फिर टी, यष्टि। हो गया बाबू। लिखिएगा, यह आधार स्तंभ होता है, यह आधार स्तंभ होता है, यह आधार स्तंभ होता है जिस पर छत्रक लगे होते हैं, जिस पर छत्रक लगे होते हैं, छत्रक लगे होते हैं। जानते हो एग्जाम में कैसे प्रश्न दे देगा, निम्न में से किसका संबंध स्तूप से नहीं है? छत्रक, हर्मिका, वेदिका, गोपुरम। कुछ नए शब्द दे सकता है, ऐसे देता है बीमेल छाटो। अगला लिखना बाबू, छत्रक। नेक्स्ट नेक्स्ट, छत्रक कल करवाऊंगा, अभी तो हुआ भी नहीं कंप्लीट ये। छत्रक या छत्री, इनकी संख्या 3। छत्रक या छत्री, इनकी संख्या 3, जिसका संबंध बुद्ध धम्म संघ से है, जिसका संबंध बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? कौन कौन? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। और यही बुद्ध धम्म संघ का सिंपल क्या है? छत्रक। कोई दिक्कत? क्लियर? द्वार का नाम देखो उसको, द्वार का नाम, बाउंड्री का नाम, पथ का नाम मेधी। अर्धचंद्राकार संरचना को क्या बोलते हैं? पवित्र वस्तु कहां रखते हैं? ठीक। आधार स्तंभ का नाम, छत्रक की संख्या। ऑनलाइन नहीं चल रहा था क्या आज? क्या तुम्हारा ब्याह करवा देंगे हम, बहुत एकदम खुशी है।